जिस प्रकार इजराइल की कृषि व अन्य मामलों में विश्वसनीयता है, वही एक विश्वसनीयता कृषक जगत की भी है। बहुत 75 बहुत साल से यह अखबार आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी देता आ रहा है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सचिन जी और आपकी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने कहा, आज बात करेंगे हम पॉलीसल्फेट के बारे में। तो यहाँ पर स्लाइड दिख रही है। जी, आ गया आपका ओके, प्रेजेंटेशन आ चुका है। ओके, ग्रेट। तो भाई बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अब सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय इजराइल केमिकल्स लिमिटेड का। इजराइल केमिकल्स लिमिटेड जो है, विश्व की टॉप 6 कंपनीज में आती है। फर्टिलाइजर के मामले में ये पहली 6 कंपनियों में आती है। ये कमोडिटी फर्टिलाइजर्स जैसे कि डीएपी, एमओपी, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स और स्पेशलिटी केमिकल्स का उत्पादन करती है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो इजराइल केमिकल्स करीब 50 लाख टन पोटेशियम का उत्पादन करती है, और ये इसे दुनिया में दूसरी पोजीशन, दुनिया में छठी पोजीशन और यूरोप में दूसरी पोजीशन पे लाता है। इस 50 लाख टन में से करीब 8 लाख टन पोटाश केवल भारत में आयातित होता है इजराइल केमिकल्स से, जो कि आपको इंडियन पोटाश लिमिटेड के द्वारा आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा 30 लाख टन हमारा फॉस्फेट का प्रोडक्शन है, और करीब 0.5 मिलियन, यानी ये करीब 5 लाख टन फॉस्फोरिक एसिड का उत्पादन करते हैं। करीब 20 लाख टन हमारा पीके ग्रेन्यूल्स का प्रोडक्शन है, और इसके अलावा ब्रोमाइड में हम विश्व में नंबर 1 है। मैग्नीशियम में कुल मैग्नीशियम का 9% हमारे को इजराइल केमिकल्स लिमिटेड से उत्पादन मिलता है। कंपनी की स्थापना जो थी, मतलब डेड सी वर्क्स नाम की एक संस्था थी जो 1920 से इजराइल में स्थित मृत सागर में से पोटाश प्रोडक्शन कर रही थी। और 1948 में जब इजराइल केमिकल्स इजराइल देश की स्थापना हुई, एक राष्ट्र के रूप में इजराइल को पहचान मिली, तो उस समय ये डेड सी वर्क्स लिमिटेड नाम से ये कंपनी बनी। और 1968 में इजराइल केमिकल्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी थी, और 1992 आते आते इजराइल केमिकल्स लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी हो गई। और उसके बाद आज भी इसमें मतलब कुछ हिस्सा इजरायली सरकार का भी है। और इसके बाद जब ये 1992 में प्राइवेट कंपनी बनी, तो इसके बाद इसने दुनिया भर में छोटी बड़ी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत सन 2000 में आइबर पोटाश करके स्पेन में एक कंपनी है उससे हुई। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके मुख्य 2 सोर्सेस के बारे में। तो बाई साइड जो आप देख रहे हैं, ये नगेव रेगिस्तान है। और ये नगेव रेगिस्तान जो है, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के फॉस्फेट डिपॉजिट्स हैं, और ये प्रागैतिहासिक काल के हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, फॉस्फेट रॉक तो फॉस्फेट रॉक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे अगर हम कोयले की बात करें, तो एक कोयला होता है जिसे लोग बाग लिग्नाइट कहते हैं, और ये सतह पे ही मिल जाता है
धरती की सतह पे मिल जाता है या थोड़ा सा हल्की गहराई पे होता है। तो लिग्नाइट जो है कोई बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा नीचे जाएं और थोड़ा पुराना हो तो वो पीट कहलाता है। और नीचे और गहराई में जाएं तो हमारे को बिटुमिनस कोल मिलता है, जिसे जो कि आम प्रयोग होता है, और कुछ लोग इसे पत्थर का कोयला भी कहते हैं। लेकिन जब आप बहुत नीचे से खुदाई करते हैं तो आपको एंथ्रासाइट नाम का कोल मिलता है, जो कि स्मोकलेस कोल होता है। बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बहुत उच्च ऊर्जा का स्रोत होता है, धुआं रहित कोयला होता है, ये सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है। तो क्या होता है कि समय और दबाव बढ़ने से चीजें रिफाइन हो जाती हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ करोड़ साल लग जाते हैं। और जो नगेव डेजर्ट की फॉस्फेट खदानें हैं वो इसी प्रकार की हैं। तो समय के साथ इनका फॉस्फेट काफी शुद्ध रूप में है, और इस वजह से आपको उच्च गुणवत्ता का फॉस्फेट मिलता है। और इसी प्रकार से डेड सी जो है, डेड सी में एमओपी का भंडार है। और जिस प्रकार हम गुजरात में नमक निकालते हैं, उस प्रकार डेड सी से हम पोटाश निकालते हैं। इस पोटाश को रिफाइन किया जाता है और एमओपी की तरह या बहुत सारे पोटेशिक प्रोडक्ट्स की तरह इसे हम इसका उत्पादन और विपणन करते हैं। अगर टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो इजराइल केमिकल्स लिमिटेड पे 3 तरह की मुख्य फर्टिलाइजर्स हैं। कुछ बेसल, जो बुआई के वक्त देने वाली खाद है। इसमें मुख्य जो है एक पॉलीसल्फेट है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है वो कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर है। कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर ऐसी खाद होती है जिसके ऊपर एक कोटिंग होती है, और हम कितनी खाद पौधे को मिले इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये खाद करीब 3 महीने से लेके 18 महीने तक काम कर सकती है। जितनी बार भी आप पानी लगाएंगे, इसके ऊपर की एक परत घुलेगी और पौधों को खाद मिलेगी। तो ये कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे ड्रिप से दी जाने वाली खादें हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि लो पीएच फर्टिलाइजर्स हैं, और भारतीय भूमि के लिए ये सर्वथा उपयुक्त है। इसके अलावा हमारी एक फोलियर रेंज है जो न्यूट्रीवॉन्ट के नाम से आती है। इनके बारे में किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे पॉलीसल्फेट के बारे में। तो उससे पहले आईसीएल के बारे में कुछ और बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है, इसे लगभग 100 साल हो गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, 1920 से ये उत्पादन में है। और इसकी पूरी दुनिया में ब्रांचेस हैं, और करीब 12,000 वर्कर्स हैं, और 500 के करीब एग्रोनॉमिस्ट हैं। अब ये 500 एग्रोनॉमिस्ट का क्या फायदा है कि यदि हम आज की तारीख में कहीं कोई समस्या आती है और मुझ पे या मेरे पास उसका हल नहीं है, तो मैं अक्रॉस द ग्लोब 500 एग्रोनॉमिस्ट से किसी से भी पूछ सकता हूँ कि मेरे को ये समस्या आ रही है, क्या आपके पास ये हल है। तो ये जो 500 एग्रोनॉमिस्ट का नेटवर्क है, ये हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जैसे कहना चाहिए। और अब बात करते हैं कुछ तत्वों के बारे में। तो दोस्तों, एनपीके के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। सारे किसान एनपीके के बारे में जानते हैं। आज मैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ा सा आपको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो
सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सल्फर का। और सल्फर जो है ये सल्फेट के रूप में पौधे लेते हैं। इसे अमीनो एसिड के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी होता है, या प्रोटीन के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसके अलावा इसका जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत भागीदारी होती है। और ये पौधों को ठंड सहने की क्षमता प्रदान करता है। अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो सल्फर की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो दलहनी फसलें होती है उनमें जो नोडुलेशन होता है, जो जड़ में गांठें बनती है, उनके लिए सल्फर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो तिलहनी फसलें होती हैं उनमें भी सल्फर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जो उनका तेल होता है उसमें सल्फर की जरूरत पड़ती है। जो तेल निर्माण होता है उसके लिए सल्फर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ फसलें जो गोभी वर्गीय फसलें हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कनोला, गोभी सरसों, इस टाइप की जो फसलें हैं इन्हें भी सल्फर की बहुत अच्छी आवश्यकता होती है। अब सल्फर जो है जमीन में सल्फेट के रूप में अगर होता है तो परेशानी ये है कि अगर आप उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में है तो ये सल्फेट जो है, सल्फेट के प्रोडक्ट्स जो है वो पानी में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, और इस वजह से इनका लीचिंग लॉस जो है वो बहुत हो जाता है। अगर मैं चर्चा करूं मध्य प्रदेश की, तो आप दाहिनी साइड ये मानचित्र देख रहे हैं भारत का, और इसमें मध्य प्रदेश अगर आप देखेंगे तो 40 से 50% जो है नमूनों में सल्फर की कमी पाई गई। ये जो डाटा है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल का डाटा है। इसके अलावा दूसरा जो मुख्य तत्व आता है वो मैग्नीशियम आता है। और मैग्नीशियम जो है ये जो पौधों में पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल, उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। ये और क्योंकि ये क्लोरोफिल का हिस्सा है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, और प्रोटीन सिंथेसिस, फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यदि मैग्नीशियम नहीं होगा तो फॉस्फेट का भी अवशोषण जो है वो प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा पौधों में बहुत सारी उपापचय क्रियाएं जो हैं वो मैग्नीशियम द्वारा संचालित होती हैं। परंतु मैग्नीशियम जो है ये भी पानी में अत्यधिक घुलनशील है, और इसके भी बहुत अधिक लीचिंग लॉसेस होते हैं। भारतवर्ष में इसकी व्यापक कमी पाई गई है। दाहिनी साइड आप जो पत्तियां देख रहे हैं, ऊपर वाली पत्ती कपास की है, यह कपास में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है। और नीचे सोयाबीन का पत्ता है जिसमें सोयाबीन में कमी के लक्षण दिख रहे हैं। तीसरा जो पोषक तत्व है वो है कैल्शियम। और ये मैंने कैल्शियम की अगर बात करें तो ये कोशिका विभाजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होता है। और कोशिका को जो शक्ति प्रदान करनी होती है वो कैल्शियम देता है। कैल्शियम पेक्टेट से हमारी सेल वॉल्स बनी होती हैं, और कैल्शियम का अगर अवशोषण अच्छा है तो बाकी तत्वों का भी अच्छा अवशोषण होने लगता है। और ये जो आप नाइट्रेट नाइट्रोजन पौधे को देते हैं उसको प्रोटीन में बदलने में कैल्शियम बहुत सहायक होता है। और ये देखा गया है कि कैल्शियम की अगर मात्रा सफिशिएंट है, समुचित है, तो पौधे में एक अंदरूनी प्रतिरोध क्षमता आ जाती है बीमारियों के प्रति। अगर कैल्शियम का अभाव है तो जड़ों का विकास नहीं हो पाता, लिहाजा पौधा जो है स्टंटेड या छोटा रह जाता है। और
साथ ही पर्याप्त ग्रोथ नहीं मिल पाती। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो पोटेशियम के बाद कैल्शियम दूसरा पोषक तत्व है जो क्वालिटी के लिए बहुत आवश्यक है। सचिन जी, आपने देखा होगा हम लोग जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम कड़कपन देखते हैं सब्जी में। गाजर होगी तो गाजर तोड़ के देखेंगे, भिंडी होगी तो भिंडी की नोक तोड़ के देखते हैं। ये सारी चीजें Yeah. जो हैं ये कैल्शियम ही देता है, ये सारी गुणवत्ता कैल्शियम से ही। और इसके अलावा जो भंडारण क्षमता होती है खासकर फ्रेश प्रोडक्ट्स की, वो अ, वो भंडारण क्षमता कैल्शियम की वजह से कई गुना बढ़ जाती है। यह देखा गया है कि जिन फसलों को कैल्शियम दिया गया है उनकी भंडारण क्षमता आम फसलों से बेहतर रही। तो आज से पहले आपको कैल्शियम अलग से देना पड़ता था। आप कैल्शियम नाइट्रेट के जरिए या जिप्सम के जरिए कैल्शियम की आपूर्ति करते थे या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से देते थे, पर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का कैल्शियम जो है वो उतना अधिक घुलनशील नहीं है जितना कैल्शियम नाइट्रेट का होता है। दूसरा, मैग्नीशियम के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते थे। और तीसरा जो आपका सल्फर है, इसके लिए बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करते थे। अब मैग्नीशियम नाइट्रेट का ये था कि आप देते हैं लेकिन इसके लीचिंग लॉसेस बहुत है, तो पौधा लें उससे पहले तो ये लीच हो जाता है। और सल्फर के साथ क्या था कि आप एलिमेंटल सल्फर देते थे जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्फेट में कन्वर्ट करते थे, जिसमें काफी टाइम लग जाता था और फिर सल्फेट को पौधा ले पाता है। इसी प्रकार कैल्शियम के साथ परेशानी ये थी कि कैल्शियम हाईली वाटर सोल्यूबल है। कैल्शियम नाइट्रेट का की पानी में घुलनशीलता बहुत अधिक है, और जब ये पानी में घुलनशील होता है तो ये फॉस्फेटिक उर्वरकों के साथ फिक्स हो जाता है। तो ये समस्या आज तक थी, लेकिन पॉलीसल्फेट हमारे सामने एक ये कह लीजिए कुदरत का तोहफा बन के आया। तो पॉलीसल्फेट जो है वो एक 4-in-1 फर्टिलाइजर है। और 4-in-1 फर्टिलाइजर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश, ये 4 पोषक तत्व है। सल्फर की मात्रा करीब 18.5% है। उसके बाद कैल्शियम है 16.5%, पोटेशियम है 13.5% और मैग्नीशियम जो है वो 5.5% है। पॉलीसल्फेट जो है ये इसका निर्माण आज से लगभग 70 करोड़ साल पहले हुआ था। और ये जो है ये इंग्लैंड में नॉर्थ सी है। इंग्लैंड के उत्तरी इंग्लैंड में नॉर्थ सी नाम की खाड़ी है, उसके नीचे ये मिलता है। और जमीन से करीब 1.25 किलोमीटर की गहराई से हम पॉलीसल्फेट का खनन करते हैं। तो इसमें हम केवल इस तत्व को जमीन से खोद के बाहर निकालते हैं, क्रश करते हैं, छानते हैं और अलग अलग ग्रेड में पैक करके पूरे विश्व में इसकी आपूर्ति करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ये दाईं तरफ जो है ये पॉलीसल्फेट की रॉक का सैंपल रखा हुआ है और बाईं साइड इसकी क्रिस्टल संरचना है। तो ये जो है ये एक सिंगल क्रिस्टल है। तो सिंगल क्रिस्टल का क्या फायदा है कि पॉलीसल्फेट के छोटे से छोटे कण में चारों चीजें होंगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फर, और उसी अनुपात में होंगी जिस अनुपात में पॉलीसल्फेट में हमने बताया है।
मेरे से एक मेरे पुराने साथी ने प्रश्न किया जो किसी और कंपनी में है। उन्होंने कहा, जी संजय सर ये बताइए, अगर हम बाजार में अलग अलग कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट लाके मिश्रण कर दे तो क्या पॉलीसल्फेट बन जाएगा? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि पॉलीसल्फेट एक खास किस्म की परिस्थितियों में बना। उस समय बहुत उच्च तापमान था, बहुत उच्च दबाव था, इसलिए आप देखिए कि ये पॉलीसल्फेट की एक सिंगल क्रिस्टल के रूप में ये मिला। और ये माफ कीजिएगा, मेरे को क्रिस्टल की हिंदी नहीं आ रही, तो मैं क्रिस्टल ही कहूंगा। और ये क्रिस्टल कृत्रिम रूप से बनाना बड़ा कठिन, तो ये प्राकृतिक रूप से ही मिलता है। मतलब 100% नेचुरल है ये। 100% नेचुरल। और ये विभिन्न पोषक तत्वों के रोल के बारे में जानकारी है, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे नहीं करूंगा। दूसरी चीज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि आजकल कार्बन फुटप्रिंट की बात हो रही है। अब सवाल उठता है कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है? तो कार्बन फुटप्रिंट ये है कि आप 1 किलो खाद बनाने के लिए कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन उत्सर्जन जो है, ये आजकल एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है। जी और आपने देखा होगा कि पहले BS2 नॉर्म्स की गाड़ियां आई, फिर BS3 आई, फिर BS4, आज BS6 चल रहा है। तो क्या है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे बहुत तगड़ा प्रेशर है कि आप अपना कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन कम करें। और आज की तारीख में यूरिया की कंपनियों के ऊपर भी ये है कि आप कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो, इसे कम करो। भारत सरकार अ, अ, उर्वरक कंपनियों के ऊपर भी दबाव डाले। और भविष्य में ऐसा होगा कि जो कम कार्बन फुटप्रिंट वाली खादें हैं वो सस्ती होंगी, अधिक कार्बन फुटप्रिंट वाली खाद जो है वो महंगी होगी। यूरोप में इस दिशा में काम शुरू हो चुका है, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। जी। मतलब एक प्रश्न ये आ रहा है कि ये जो अधिक कार्बन फुटप्रिंट्स वाली जो खाद है वो कौन सी है? हाँ, तो जैसे आप देखेंगे कि जो नीचे मैंने लिखा है, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, ये सब जो है बहुत हाई कार्बन फुटप्रिंट वाली खाद है। ये करीब 1 किलो खाद बनाने के लिए 1 से 1.25 किलो कार्बन ये वातावरण में उत्सर्जित करती है, क्योंकि इनको बनाने में बहुत एनर्जी लगती है। जबकि अगर आप पॉलीसल्फेट को देखेंगे तो पॉलीसल्फेट का बहुत ही छोटा कार्बन फुटप्रिंट है। अगर आप ये दाईं तरफ पीला बक्सा देख रहे होंगे, तो केवल 34 ग्राम प्रति किलो का कार्बन उत्सर्जन है पॉलीसल्फेट का। तो ये एक बहुत ही पर्यावरण, इको फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए सुरक्षित खाद है। और जैसा आप कह रहे थे कि ये 100% नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है, तो इसे इकोसर्ट, ओमरी, कंट्रोल यूनियन जैसी संस्थाओं ने इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में, प्रमाणित किया है। हाँ, प्रमाणित किया है। तो ये है। इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि इसकी हर खाद की सैलिनिटी इंडेक्स होती है। सैलिनिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो उनमें कितना नमक है, कितनी सैलिनिटी है। तो
सोडियम नाइट्रेट, जो कि आज से 70-80 साल पहले नाइट्रोजन के नाइट्रोजन वाली खाद के रूप में बेचा जाता था, और इसे सोडियम नाइट्रेट या चिलियन नाइट्रेट कहा जाता था। तो इसकी सॉल्टीनेस जो है, या सॉल्ट इंडेक्स, सैलिनिटी इंडेक्स जो है, वो 100 मानी गई है, और एमओपी की जो है वो 116 के करीब कैलकुलेट होती है। नाइट्रेट ऑफ पोटाश की करीब 69 आती है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, एसओपी। पॉलीसल्फेट की अगर सैलिनिटी इंडेक्स की बात करें तो केवल 32 है। यानी सरल शब्दों में पॉलीसल्फेट जो है वो एमओपी की तुलना में लगभग 4 गुना सुरक्षित है। और यही वजह है कि अगर आप पॉलीसल्फेट ज्यादा भी डाल देंगे तो भी पौधे पे जलने का या ऐसा कोई विपरीत प्रभाव नहीं आएगा। ना तुरंत आएगा, ना पॉलीसल्फेट के सालों तक, दशकों तक भी अगर आप पॉलीसल्फेट प्रयोग कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जमीन में नमक की मात्रा बढ़ जाए, या आपकी जमीन में पीएच गड़बड़ हो जाए। ये एक बहुत ही सुरक्षित उर्वरक है। इसके अलावा पॉलीसल्फेट की एक और जो विशेष बात है वो है कि पॉलीसल्फेट जो है, अगर उसकी तुलना हम अन्य पोटाश वाली खाद जैसे एमओपी, एसओपी से करें, तो अगर हम 100 किलो खाद डालते हैं एमओपी, तो पौधा उसमें से केवल 45% लेगा। जबकि अगर पॉलीसल्फेट की बात करें तो ये 60% के करीब फसल द्वारा इसका अवशोषण हो। अब प्रश्न उठता है कि बाकी का क्या होता है। तो एमओपी, एसओपी में से 10% जो है वो जमीन में बना रहता है अगली फसल के लिए, जबकि पॉलीसल्फेट में यह मात्रा 30% है। और अगर मैं लीचिंग लॉसेस की बात करूं तो जहां एमओपी के केस में या एसओपी के केस में 45% लीचिंग लॉस है, वहां पॉलीसल्फेट में मात्र 10% है। तो ये नॉटिंघम यूनिवर्सिटी ब्रिटेन के की फाइंडिंग है, वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि पॉलीसल्फेट जो है एक बहुत ही लंबे समय तक, दीर्घ काल तक कार्य करने वाली उर्वरक है। तो ये कुछ पॉलीसल्फेट के बारे में था। हम लोगों ने पॉलीसल्फेट के ऊपर बहुत ट्रायल लगाए। आज भी हमारे करीब 250 डेमोन्स्ट्रेशन लगे हुए हैं। और हमने इसमें जो एक फाइंडिंग आई है हमारे पास कि पॉलीसल्फेट के प्रयोग से 8 से 16% तक का पैदावार में बढ़ोतरी मिली है, वृद्धि मिली है। और कुछ केसेस में ये 33% तक गई है, 32-33% तक गई है। लेकिन वो थोड़े से हम उनको एक तरह से ये कहें कि वन ऑफ केस हैं, या विस्तृत पैमाने पे जांच करने की जरूरत है। पर इन जनरल 8 से 16% तक का हमारे को उपज में वृद्धि का रिकॉर्ड है हमारे पास। इसके अलावा सभी फसल जैसे कॉटन, बेल पेपर्स, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज पे बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। और अदरक, गन्ना, केला, टमाटर, इन सभी फसलों पे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। और जिन किसानों ने आज तक पॉलीसल्फेट प्रयोग नहीं किया है, मैं कहूँगा वो
polysulphate.com नाम की वेबसाइट जरूर विजिट करें और पॉलीसल्फेट को एक बार प्रयोग करके, चाहे थोड़े से में प्रयोग करें, एक बार प्रयोग करके अवश्य देखें। तो इसी के साथ सचिन जी, मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, तो मैं विराम देता हूँ वाणी को। आपके पास अगर कुछ प्रश्न है तो बताइए। आप म्यूट है सचिन जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद थनी जी। कुछ प्रश्न हमारे साथियों में ये उठ रहे हैं कि क्रॉप वाइज इसके बेसल डोजेस क्या हैं, या फॉलियर स्प्रे में कैसे इसको उपयोग करें। ओके, तो पहला जो आपका प्रश्न है जिसमें आपने पूछा है कि डोज क्या है, तो अगर फसल 3 महीने तक की है तो इसकी डोज हम 50 किलो तक रेकमेंड करते हैं। अगर 3 से 5 महीने की फसल है तो हम इसे 75 किलो की रिकमेंडेशन करते हैं। और अगर लंबी फसल है, जैसे केला हो गया, गन्ना हो गया, या आलू, जहां कैल्शियम और पोटेशियम की काफी अधिक मांग होती है, इस प्रकार की फसलों में हम 100 किलो की संस्तुति करते हैं। ठीक है, पर इन जनरल 50 छोटी कम अवधि की और कम लागत वाली या कम पोटाश वाली फसलें, उनमें 50 किलो, मध्यम अवधि की फसलों में 75 और दीर्घकालिक फसलों में 100। इसको उपयोग करने का क्या तरीका है, जैसे ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है या ड्रिप सॉल्युबल फर्टिलाइजर के माध्यम से? नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पॉलीसल्फेट जो है ये स्लो सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, ये इमीडिएटली नहीं डिजॉल्व होता, स्लो स्लो रिलीज। तो हाँ, तो एक तो ऐसा समझ लीजिए कि टाटा सॉल्ट आता है जिसे आपने पानी में डाला और वो तुरंत घुल गया, मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो तो 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हो गए। उसके बाद कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप पानी में घोलेंगे, मतलब चीनी की तरह समझ लीजिए कि आपने डाला उन्हें और फिर थोड़ा घोलना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, तब वो घुलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मिश्री की तरह या पत्थर वाले नमक की तरह, जो रॉक सॉल्ट आता है उसकी तरह होते हैं, कि पानी में घुल तो जाएंगे लेकिन बहुत समय लगेगा। तो पॉलीसल्फेट तीसरे प्रकार की श्रेणी में आता है। और अगर आपने गौर किया होगा, जो मैंने पॉलीसल्फेट का सैंपल दिखाया था चट्टान का, तो ये एक रॉक की तरह है, तो ये बहुत टाइम लेती है घुलने में। यही वजह है कि पॉलीसल्फेट जो है वो करीब 50 से 90 दिन तक का समय लेता है अपने पूरे पोषक तत्वों को रिलीज करने में। इसको ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है क्या? इसे, हाँ सॉरी, तो इसे ब्रॉडकास्ट ही करना पड़ेगा। पानी में इसे घोल के आप नहीं दे सकते, और स्प्रे करना भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो क्योंकि स्प्रे के लिए, खासकर फोलियर स्प्रे के लिए, हाईली रिफाइंड फर्टिलाइजर प्रयोग, जिनकी घुलनशीलता 100%, तो इसलिए पॉलीसल्फेट की हम केवल और केवल बेसल एप्लीकेशन के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कई कैश क्रॉप्स के नाम लिए, केला, आलू, टमाटर, हाँ, इसके हाँ, अलावा जो फील्ड क्रॉप्स हैं जैसे सोयाबीन है, धान है, मक्का हाँ, है, उनमें भी इसका उपयोग किस स्थिति में हो सकता है और कितनी मात्रा में हो सकता है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने ये बताया था कि दलहनी फसलों में जी। नोडुलेशन के लिए पॉलीसल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉरी, सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। और तिलहनी फसलों में तेल के लिए सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलीसल्फेट जो है वो, अगर मैं सोयाबीन की बात करूं,
तो सोयाबीन एक तरह से दलहनी फसल भी है और तिलहनी फसल भी है, और इस वजह से इसमें सल्फर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं एक मिनट आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, और मुझे अपेक्षा थी कि ये प्रश्न आएगा मेरे पास, तो एक मिनट। ये स्लाइड दिख रही है मेरी, सचिन जी? जी स्लाइड दिख रही है? दिख रही। तो जैसे मैं बता रहा था, सोयाबीन जो है वो एक दलहनी फसल भी है और तिलहनी फसल भी है, इसलिए सोयाबीन में सल्फर का जो सल्फर की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगर आप इसमें देखें तो 3 काली लाइनें हैं और एक पीली लाइन है। तो जो सबसे नीचे आप काली सीधी लाइन देख रहे हैं, ये जिप्सम है, और इसमें जिप्सम किस प्रकार से कैल्शियम और सल्फर रिलीज कर रहा है वो दिखाया गया है। और जो ये दाएं से बाएं से दाएं जो लाइन गई है, ये अवधि है कि बुआई के, क्योंकि ये खाद बुआई के साथ ही दी जाती है, तो बुआई के 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन बाद कितनी मात्रा में उस उर्वरक ने पोषक तत्व छोड़े या प्रदान किए। तो और जो ऊपर वाली काली लाइन है, ये एसओपी द्वारा पोषक तत्वों का विमोचन दिखा रही है। और जो ये तीसरी काली लाइन है जिसमें ये पौधा बना है, ये सोयाबीन की मांग क्या है ये बता रही है। तो अगर आप देखें तो सोयाबीन की जो मांग है वो करीब बुआई के 30 दिन बाद बहुत तेजी से बढ़ती है। यहाँ से सोयाबीन की मांग जो है पोषक तत्वों की बहुत तेजी से बढ़ी और 80 दिन तक बढ़ी। अब जिप्सम जो है जिस तरह से कैल्शियम और सल्फर प्रदान कर रहा है, वो इसमें आप गैप देख रहे हैं कि उसका रेट ऑफ रिलीज जो है वो स्लो है, और पौधे की खुराक जो है या मांग जो है वो अधिक है। और एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश के साथ उल्टा है कि यहाँ पे उसने बहुत तेजी से आपूर्ति कर दी और 20 दिन के अंदर वो खाली हो गया, जबकि 20 दिन बाद पौधे को भूख लगनी शुरू हुई। लेकिन पॉलीसल्फेट का अगर आप रिलीज पैटर्न देखेंगे तो पॉलीसल्फेट जो है वो लगभग उसी पैटर्न में पोषक तत्वों को रिलीज करता है, पोषक तत्वों का विमोचन करता है जिस पैटर्न में सोयाबीन की मांग होती है। यानी सोयाबीन से कुछ अधिक पोषक तत्व पॉलीसल्फेट रिलीज करता है। और ये हमने कुछ नहीं किया, ये प्रकृति का एक वरदान है। इसमें मैं अगर ये कहूं कि आईसीएल ने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, वो नहीं है। ये केवल प्रकृति का एक वरदान है कि इसका रिलीज पैटर्न और सोयाबीन का कंजम्पशन पैटर्न मैच करता हीरे को तराशा आपने। है। ऐसे कह लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्न लेते हैं। हमारे परमानंद पवार जी ने काफी देर से रेज हैंड किया हुआ है। परमानंद जी, आप अपना परिचय देते हुए आप प्रश्न कर सकते हैं नथानी जी से। सर नमस्कार। जी नमस्ते। मैं परमानंद पवार सर, जिला हरदा, तहसील खिरकिया, मध्य प्रदेश से हूँ सर। जी 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 सर मेरा कहना था, कृषक दूत से भी कहना है और सर से भी कहना है कि एक ज्यादा करके मध्य प्रदेश में चना, गेहूं, मूंग और
यही फसलें ज्यादा करके धान ये ज्यादा ली जाती है, इसलिए एक चार्ट कृषक दूत से भी निवेदन है, एक चार्ट बनाया जाए। और आपसे निवेदन है सर, एक मतलब सोयाबीन के लिए चार्ट पूरा दिया, बेसल डोज में कितना क्या क्या कौन कौन सी खाद लगेगी, चने गेहूं में कौन कौन सी लगेगी सर, क्या मांग रहती है, और बेसल डोज में कौन कौन सी डाल सकता है किसान, और सर कितने दिन बाद कौन सी खाद डालना चाहिए, फूल पे कौन सी डालना चाहिए। अभी हमारा किसान सर, मेरी लड़ाई यूरिया डीएपी से है सर। जी जी परमानंद जी, वही अभी हम बात यही कर रहे थे कि बेसल डोज कितना होना चाहिए, कितनी फसल में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी आपको कृषक जगत के माध्यम से भी दी जाएगी। और यहाँ पे नथानी जी कुछ एक आप छापे तो बहुत बढ़िया रहेगा सर, एक जो उसमें एक कोष्टक बना के, जी पहले भी आता था, अभी मतलब अपने जो विशेषांक आते थे ना पहले अपने, जी खरीफ रबी विशेषण। हाँ हाँ उसमें आते थे सर कई बार, पर कभी कभी नहीं भी आए, इसलिए मैंने बोला सर। चलिए, अब कृषक जगत डिजिटल भी है, तो अगर आप कृषक जगत .org वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखता हूँ सर, कृषि पत्रिका सारी देखता हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, मोबाइल पे। तो अभी आपने सोयाबीन लगाया है या मूंग लगाया है? नहीं सर, सोयाबीन है पूरी। सोयाबीन लगाया है। हाँ पूरी सोयाबीन है सर। कितने दिन की हो गई आपकी फसल सोयाबीन की? मेरी सोयाबीन लगभग हो गई सर 40 दिन की हो गई, 22 तारीख की है सर, 38 से 40 दिन की हुई है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसी स्टेज में कब इसका उपयोग किया जा सकता है सोयाबीन फसल में? जैसे अभी अमूमन मध्य प्रदेश में थोड़ी वर्षा खंडित रही है और लेट भी हुई है, करीब 20 से 40 दिन की फसल अभी इस समय सभी किसानों की हो गई होगी। यहाँ पे हमारे इधर थोड़ी बारिश ज्यादा हुई है सर। जी हाँ, बारिश आपके करीब 70-80% ज्यादा हुई है हरदा में। राइट। तो सचिन जी, बेहतर तो ये है कि पॉलीसल्फेट का प्रयोग बुआई के टाइम पे ही कर दिया जाए। ओके। और दूसरा क्या है कि अगर आपने बुआई के टाइम पे कर रखा है तो कई बार क्या होता है कि बरसात के बाद फसल पीली पड़ जाती है। जी सर, अभी वही स्थिति बनी हुई है हमारे यहाँ। और किसान लोग क्या करते हैं ऐसे में, टॉनिक के फेर में आ जाते हैं। टॉनिक के फेर में आ जाते हैं। टॉनिक और यूरिया डीएपी मिला के डाल या यूरिया, यूरिया का प्रयोग करते हैं। पर उस पीली पड़ने का जो मुख्य कारण है वो है मैग्नीशियम और सल्फर की कमी होना। जी सर। तो अगर आपको क्विक रिकवरी चाहिए तब तो मैग्नीशियम सल्फेट का आप स्प्रे कर सकते हैं, और कर सकते हैं सर। हाँ। और दूसरा क्या है कि अगर आपने पॉलीसल्फेट का प्रयोग कर रखा है तो आपको आप इस स्थिति से काफी हद तक बच जाएंगे। आपका उतना नुकसान नहीं होगा जितना नॉर्मल कंडीशन में होता है। पॉलीसल्फेट का तो नहीं किया सर, जिप्सम का किया है मैंने। हाँ, बेसल डोज में। हाँ। तो आज मैं तो सलाह देता हूँ किसानों को कि जो लोग जिप्सम प्रयोग कर रहे हैं और जो लोग एसएसपी प्रयोग कर रहे हैं, आप दोनों ही जो हैं, आप दोनों स्थिति में अगर पॉलीसल्फेट का प्रयोग करेंगे तो वो आपको ज्यादा लाभप्रद होगा बजाय जिप्सम या एसएसपी प्रयोग करने। एसएसपी के स्थान पे आप डीएपी प्रयोग करें और पॉलीसल्फेट साथ में प्रयोग करें। फिर जिप्सम डालने की जरूरत नहीं रहेगी सर, पॉलीसल्फेट अगर अपन उपयोग करते हैं तो। अगर आप कितना जिप्सम डालते हैं? सर अभी 1 एकड़ में 50 किलो डाला हूं मैंने। हाँ, तो 50 किलो अगर आप जिप्सम डाल रहे हैं, 10 किलो सल्फर डाला हूं सर। है? अपने 10 किलो सल्फर डाला हूं 1 एकड़ पे, बेंटोनाइट सल्फर। नहीं, अगर आप पॉलीसल्फेट डाल रहे हैं और 50 किलो डाल रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद जी आपका। सर ये नई खाद का देते हैं कृषक दूत पे, उसकी थोड़ी सी सर डिटेल भी दे दिया करें कि कहाँ मिलता है, क्योंकि अधिकतर किसानों को परेशानी आती है। खाद तो वैज्ञानिक बता देते हैं पर उनको वो खाद की जानकारी नहीं रहती सर, वो भी छापें कृपा करके। बिल्कुल बिल्कुल, कृषक जगत में छापेंगे उसको। जी सर, जी। वैसे आईसीएल के बारे में रेगुलर जानकारी आ रही है, आप अगर कृषक जगत का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी उसमें मिलती रहेगी।
जी सर, वो जी, कंपनियों के चलिए। क्या सर पूरे खाद के नाम और उनका एक कोष्टक में सर। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ ओम प्रकाश जी को। जी ओम प्रकाश जी, आप कहाँ से हैं और आप अपना प्रश्न करें। सर नमस्कार। जी नमस्ते। मैं विलेज थुआ, तहसील सिवनी, मालवा, डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम से बोल रहा हूँ जी सर। जी मेरा एक प्रश्न है सर। बहुत पहले इसके बारे में एक प्रोग्राम देखा था मैंने 1 साल पहले। जब अभी सर ने एक बात की है कि जो पॉलिश सल्फेट है, इनका यूज बेसल डोज और ब्रॉडकास्टिंग करके ही किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने इसका आईपीएल के जो आईसीएल के जो खाद है उनको मूंग में एक सेमिनार हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि इसका मतलब इसके द्वारा उसमें भी उपयोग किया जा सकता है स्प्रे के माध्यम से। जी। मूंग की फसल अच्छा, के लिए बताया था सर। देखिए सिस्टम ये है, इसके बारे में जानना चाहेंगे सर। प्रधानी जी, देखिए मध्य प्रदेश में मूंग की फसल का काफी बड़ा रकबा है जायद फसल में, जो हम थर्ड क्रॉप जिसे कहते हैं। करीब इस साल 12 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल ली गई है। तो किसान हमारे सिवनी मालवा के, हरदा के, देवास के, ये काफी उत्सुक हैं। मूंग की खेती इनके लिए प्रमुख फसल है, उसकी सरकारी खरीद भी हो रही है, जिसकी राइट, वजह से रेट भी अच्छा मिल रहा है, करीब 7200 रुपये का रेट मिल रहा है। तो इसके बारे में बड़ी संजीदगी से बताएं आप विस्तार से। नहीं ये आपने बहुत बढ़िया बात की। और मूंग जो है एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स बन के उठ रहा है। और भारत सरकार की भी अ, मूंग की विशेषताएं देखते हुए मिड डे मील वगैरह के लिए सरकारी खरीद भी काफी अच्छी हो रही है। और अगर मैं बात करूं पॉलीसल्फेट में, मूंग में पॉलीसल्फेट को प्रयोग करने का, तो मूंग में इसे बुआई के टाइम पे ही, क्योंकि मूंग एक छोटी अवधि की फसल है, जी तो आपको शुरुआत में ही डालना होगा, क्योंकि उसमें आप लेट नहीं कर सकते। जैसे आलू की फसल है, आलू में हम कहते हैं कि अगर आप मिस कर गए तो मिट्टी चढ़ाते हुए डाल दो। अगर गन्ना है तो गन्ने में भी हम कहते हैं कि मिट्टी चढ़ाते हुए डाल दो। लेकिन मूंग क्योंकि 60-65 दिन की, 70 दिन की फसल है, इसलिए हम कहते हैं कि आप इसका प्रयोग केवल बुआई के टाइम पे ही कीजिए। उसके बाद आप करेंगे तो मूंग को उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बाद वाली फसल को जरूर इसका लाभ मिलेगा। पर दूसरा इन्होंने कहा कि स्प्रे के बारे में पूछा। देखिए यहाँ पे जो ग्रेड आ रहा है वो स्टैंडर्ड आ रहा है। इसका एक ग्रेड आता है सुपर फाइन। चाइना जो है, चाइना सुपर फाइन ग्रेड लेता है और वो उस सुपर फाइन ग्रेड को स्प्रे में या ड्रिप में प्रयोग कर रहा है। लेकिन हम उसकी रिकमेंडेशन नहीं देते। ये ग्रेड जो है ये बेसल एप्लीकेशन के लिए ही है। इसको आप बेसल एप्लीकेशन ही करें। अगर आप स्प्रे करेंगे तो फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ वो आर्थिक रूप से या कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है पॉलीसल्फेट देने का, उसमें वेस्टेज ज्यादा है। जी। चलिए, कुछ प्रश्न हमारे फेसबुक पे भी आए हैं। मध्य प्रदेश में हितेंद्र पाटीदार जी लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर उपलब्ध होता है, इसकी उपलब्धता। ओके, मध्य प्रदेश में इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के जितने डीलर हैं वो इसे पॉलीसल्फेट नाम से बेच रहे हैं। इसके अलावा जो भी आईपीएल इंडियन पोटाश लिमिटेड के डीलर हैं उनके पास ये पॉली हेलाइट के नाम से मिल जाएगा। दोनों प्रोडक्ट एक ही है। पॉली आईपीएल हमारे से पॉलीसल्फेट लेके पॉली हेलाइट के नाम से मार्केट करती है। जी, मतलब ये उर्वरक विक्रेताओं के यहाँ आसानी से उपलब्ध है, और मध्य प्रदेश में आईपीएल का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, राइट। जिसके माध्यम से भी ये मिल जाएगा। ऐसे ही सिमिलर प्रश्न रवि पोरवाल जी, दीपक पनवार जी का है। और एक हमारे संतोष पाटीदार जी हैं, उनका पूछना है कि जो आपने डोज बताई थी 50 किलो, ये हाँ। पर एकड़ है या हेक्टर में? हाँ ये पर एकड़ है। पर एकड़ में। हाँ। जी। और एक दीप सिंह जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइजर को कहाँ पर टेस्ट किया जा सकता है इंदौर में? मतलब आपकी फील्ड पे भी टेस्ट किया जा सकता है? हाँ।
देखिए, दो तरह की मतलब प्रश्न से स्पष्ट नहीं हो रहा कि ये फर्टिलाइजर की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं या फर्टिलाइजर की क्वालिटी। तो अगर फर्टिलाइजर की क्वालिटी टेस्टिंग की बात है तो कुछ जिलों में भारत सरकार की ये सुविधा है, कुछ फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर टेस्ट करा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि वो लैब जो हो वो प्रतिष्ठित लैब हो, जहां आपको फर्टिलाइजर टेस्ट करवा सकते हैं आप। रही बात परफॉर्मेंस टेस्टिंग की, तो कोई भी फर्टिलाइजर जो हम भारत में लाते हैं वो कम से कम 3 जलवायु क्षेत्रों में 2 साल के लिए टेस्टिंग होती है उनकी। और ये टेस्टिंग जो होती है ये कंपनी नहीं करती, ये टेस्टिंग कृषि विश्वविद्यालय करते हैं। और उनके संस्तुति मिलने पर ही इन्हें एफसीओ में हाँ इंक्लूड किया जाता है। तो बगैर हाँ, एक प्रश्न ये है, जैसे आपने बताया कि इसे हम सीधे खदान से निकालते हैं, तो खदान में किसी स्थान पर थोड़ा सा कम उसमें मुख्य तत्व मिलते हैं, किसी खदान में ज्यादा मिलते हैं, तो ये आईसीएल का क्या उसमें पैमाना रहता है कि वो कहाँ से टेस्ट होके आता है? ओके, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। पहले हमारी जो अब देखो कितना विरोधाभास है। यहाँ पे मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली जो मैंने शुरुआत में कही थी कि जब टेम्परेचर और प्रेशर कई सालों तक बढ़ा तो चीज प्योरीफाई हो गई। ओके, अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जी मैंने कोयले का उदाहरण दिया था आपको। जी। अब यही कोयला जब बहुत अधिक प्रेशर पे और अधिक समय के लिए रहता है तो ये ग्रेफाइट में बदल जाता है। ग्रेफाइट और हीरे में आ जाता है। एग्जैक्टली, और हीरा जो है वो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो वही चीज पॉलीसल्फेट के साथ हुई है कि ये 700 करोड़ सालों में ये इतना कंप्रेस होके इतना प्योर मटेरियल बन गया है कि इसमें वेरिएशन बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी हमने 2 साल जो ट्रायल लगाए और जो मटेरियल बेचा, उसके बाद हमने इसमें जो पोषक तत्व मिलते हैं उससे 0.5% कम कर लिया। जी ओके, तो कायदे में आप देखोगे कि हमारे सब 0.5% में आ रहे हैं। 18.5, 16.5, 15.5, 5.5, तो ये 0.5% हमने कम कर लिया। हमने कहा कि क्या कहते हैं, चलो हम थोड़ा कम क्लेम करते हैं, ज्यादा जाता है कोई परेशानी नहीं। ठीक है। दूसरी चीज जो है, जब हम खदान में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक एक्सरे एनालाइजर होता है जो रॉक पे एक्सरे डाल के अनुमान लगा लेता है कि कितने प्रतिशत कौन सा पोषक तत्व। तो उससे भी हमें आइडिया आ जाता है कि किस प्रकार की चट्टान हमें मिल। जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद। नेगेव डेजर्ट की आपने बात करी थी, मैं वहाँ जा चुका हूँ और मैंने वहाँ देखा है कि एक दुरांत ये रेगिस्तान है पूरा। यहाँ पानी 2 से 4 इंच गिरता है। इजराइल का ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है और वहाँ के किसान इतने जागरूक हैं कि टमाटर की खेती करते हैं पॉली हाउस में और 1 एकड़ में 125 टन तक उत्पादन उस पॉली हाउस में ले रहे हैं। मतलब पानी कम होने के बावजूद या तो वहाँ की मिट्टी में भी कुछ खास बात है, उर्वरक से भरपूर है, उसका भी एक योगदान है। उसका भी योगदान है और उनका जो प्रिसीजन मैनेजमेंट है, यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि सारे टमाटर एक ही साइज के हैं। जी जी, एक ही साइज के हैं और मधुमक्खी का बड़ा उपयोग करते हैं वो। हाँ, जो 24 आवर्स इंटू 7 मतलब वर्कर है वो वहां पे और मधुमक्खी पालन करते हैं।
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है, क्योंकि टमाटर में पॉलिनेशन जो है जी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉली हाउस में अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये 24/7 वाली फौज चाहिए होती है कि सुचारू रूप से परागण हो सके। और इंडिया में जो लो यील्ड आती है उसका एक कारण ये है कि हमारा परागण जो है वो प्रॉपर नहीं है। नहीं हो पाता है। जी चलिए, इजराइल के तो हमारे पास बहुत किस्से हैं, क्योंकि कृषक जगत भी अपने पाठकों को लेके समय समय पर जाता है, और अभी तक करीब 6 बार कृषक जगत के माध्यम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसान इजराइल का भ्रमण कर चुके हैं। आगामी भ्रमण की भी तारीख तय की जा रही है मई 2023 में। तब हम उस समय उम्मीद करेंगे कि ICL का इस प्लांट को या इस खदान को भी विजिट करें, और उसमें हमें आपका सहयोग लगेगा, बिल्कुल। और हमारी उम्मीद रहेगी कि आप भी साथ चलेंगे उस समय। चलिए, कोई ना कोई इजराइल केमिकल्स से जरूर अवश्य आपके साथ होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद ये आश्वासन देने के लिए। इजराइल में साथियों एक एग्रीटेक फेयर लगता है जो हर 3 साल में लगता है। कृषक जगत 2009 से किसानों को इस एग्रीटेक फेयर में ले जा रहा है, और अगला जो कोरोना काल की वजह से ये 2 साल लिंगर ऑन हुआ, डिले हुआ फेयर में, अगले फेयर की तारीख तय हो चुकी है, ये मई 2023 में है। तो उस समय हम जरूर नथानी जी का सहयोग लेंगे। अगले हमारे प्रश्नकर्ता हैं करण पटेल जी। करण पटेल जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? जी बिल्कुल सर, नमस्ते। जी नमस्ते, आप अपना परिचय देते हुए प्रश्न भी करें। करण पटेल हरदा जिले से बोल रहा हूँ। जी सर, प्रश्न है कि ये पॉलीसल्फेट ग्रेनुल में कब आएगा सर? पॉलीसल्फेट जब डालते मैंने मूंग के क्रॉप में डाला था अभी ग्रीष्मकालीन में, हाँ, तो ये हवा की गति मतलब दूर मतलब जा रहा था पाउडर जैसे उड़ते हुए, तो पर्याप्त जो चाहिए अपनी जमीन को 1 एकड़ में वो नहीं मिल पाता, तो इसलिए ग्रेनुल में कब आता था? करण जी, पॉलीसल्फेट के साथ हमारे बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं। जी हम कोशिश कर रहे हैं न केवल पॉलीसल्फेट को ग्रेन्यूल में लाने की, बल्कि पॉलीसल्फेट को P और K के साथ मिक्स करके देने की। जी ओके, तो भविष्य में आपको नए नए ग्रेड मिलेंगे जो पॉलीसल्फेट प्लस PK, यानी पॉलीसल्फेट के साथ इसमें फास्फोरस और होगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स होगा। तो ये हमारा प्रयास है कि आपको नए नए ग्रेड लाके दें, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर, फिर भी कितना समय लगेगा? करीब जब प्रोडक्शन की स्थिति में आते आते हमारे को 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारे को पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। थोड़ा सा हम लैब में बना के, जैसे मैं बता रहा था कि 3 लोकेशन पे टेस्टिंग होगी, इसकी 2 साल तक टेस्टिंग होगी। जब भारत सरकार संतुष्ट हो जाएगी तब वो हमें इसे बेचने की अनुमति देगी। तो इमीडिएटली तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ग्रैनुलर मिल जाए, पर क्या है कि ग्रैनुलर की मांग पश्चिमी देशों में बहुत अधिक है, इसलिए भारत में कम ही आ पाता है। भारत में हम स्टैंडर्ड ला रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि स्टैंडर्ड भारत में लाके इसकी ब्लेंडिंग की जाए और आपको और बेहतर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराए जाए। सर, एक और प्रश्न है मेरा, जैसे पॉलीसल्फेट डाला था मैंने मूंग की क्रॉप में, तो फिर इसकी सोयाबीन की बुआई हुई, मतलब प्लो कर दिया था, तो 30% सोयाबीन में काम करेगा क्या नहीं? हाँ, बिल्कुल। प्लो कर दिया था, जमीन में प्लो कर दिया था, मतलब मूंग के क्रॉप में डाला हमने। देखो, जो जमीन में है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये हो सकता है कि थोड़ा कम मिले क्योंकि आपने प्लो कर दिया। अगर अनडिस्टर्ब रहती जमीन
ठीक है, कोई लंबी फसल रहती तब तो बड़े आराम से मिलता, लेकिन प्लो करने पे थोड़ी उपलब्धता कम होती है, पर ये लीच आउट नहीं होगा, ये बना रहेगा आपकी जमीन। जी 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 चलिए धन्यवाद। मुझे याद आ रहा है करण पटेल जी हमारे पिछले आईसीएल के इस वेबिनार में भी थे। जी जी बिल्कुल सर, पहले भी ये कृषक जगत में था, अभी कल आपका हुआ जो। अच्छा अच्छा, कल भी थे आप। करण जी काफी प्रगतिशील कृषक हैं और आपने डाला लास्ट ईयर, उसका उपयोग भी किया। जी डॉक्टर साहब, अब प्रश्न कुछ सिमिलर भी हैं तो मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा। संजय ममोडिया जी ने भी यही पूछा है कि पॉलीसल्फेट ग्रेनुल फॉर्म में आता है कि पाउडर में आता है, तो आपको जवाब भी मिल ही गया होगा। महेंद्र सिंह पवार जी प्रश्न करेंगे अब। जी महेंद्र जी बोलिए। हेलो। हाँ महेंद्र जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी इस उर्वरक की सब में जो अभी बात बताई है, तो क्या? सर जैसे सोयाबीन फसल में जो एनपीके और सल्फर का जो हम उपयोग कर रहे हैं, अगर उसी जगह पे अगर जैसे इस उर्वरक को करेंगे तो फिर और अलग से कोई उसको डालना पड़ेगा एनपी वगैरह को, कि इसमें ही सिर्फ यही मतलब थोड़ा सा चल जाएगा? सॉरी, महेंद्र जी थोड़ा प्रश्न थोड़ा और स्पष्ट करें और अपना परिचय दे दें ताकि आप पता चले कहाँ से। सर मैं महेंद्र सिंह पवार शाजापुर जिले में रहता हूँ। जी तो सर मैं सोयाबीन फसल के लिए जैसे इस उर्वरक की जानकारी ये चाह रहा था कि एनपीके और सल्फर की कोई मात्रा की जरूरत लगेगी इसमें, कि सिर्फ इससे ही काम चल जाएगा? ओके। जी यदि आप 50 किलो पॉलीसल्फेट दे रहे हैं तो आपको ऊपर से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोयाबीन में। हाँ, सोयाबीन में आपके कैल्शियम सल्फर की आपूर्ति हो जाएगी, मैग्नीशियम की भी काफी हद तक आपूर्ति हो जाएगी। अगर आपको फिर भी मैग्नीशियम की कमी के लक्षण दिखते हैं तो आप एक फोलियर स्प्रे मैग्नीशियम सल्फेट का कर लें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर ये 50 किलो जो मात्रा जो आपने बताई हेक्टर की है कि एकड़ की एकड़ है? एकड़ 50 किलो प्रति एकड़। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। अब कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं। और नथानी जी आपका भी धन्यवाद, आज आप पूना प्रवास पे थे, उसके बावजूद भी आपने हमारे सभी किसान भाइयों को संबोधित किया और बहुत ही आसान शब्दों में पॉलीसल्फेट के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में और इसके विशेषताओं के बारे में बताया। मैं समझता हूं कि हमारे किसान भाई भी बहुत शीघ्र ये जो अति आधुनिक तकनीक की खाद जो हमारे बीच में आई है, जो कम कार्बन फुटप्रिंट्स देती है, इसका उपयोग करेंगे और अपनी खेती की भी पैदावार बढ़ाएंगे। ठीक है किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब संजय नथानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। धन्यवाद सचिन जी। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं किसान भाइयों कि 10 तारीख को एक और हम आईसीएल का वेबिनार लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में नथानी जी विस्तार से आपको सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे और उसमें आप जरूर जुड़िएगा और वहां भी इस तरह के अपन उस फसल से संबंधित ही प्रश्न करेंगे। जी नथानी जी थोड़ा सा बता दें आप 10 तारीख के बारे ये 10 तारीख का जो वेबिनार है वो टमाटर की फसल पे ऊपर है और इस पे हम चर्चा करेंगे और एक पूरा प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।